नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 जनवरी। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता। आइए कवर करें आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा लास्ट वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन, इसमें नेहा शर्मा एंड आकृति शर्मा ने एकदम सही जवाब दिया है। नोडल एजेंसी कौन है जो इंप्लीमेंट करती है मनरेगा को एट सेंट्रल लेवल? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एट ग्रास रूट लेवल ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट मनरेगा, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, ग्राम सभा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज डिमांड एंड एट सेंट्रल लेवल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज दी नोडल एजेंसी। अ बिग बिग स्टार फॉर बोथ ऑफ देम, वेरी गुड परफॉर्मेंस। चलिए थोड़ा कवर करें न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि मनरेगा की अब से जो वर्कर्स की अटेंडेंस होगी इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये निर्देश है, यूनियन गवर्नमेंट का निर्देश है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मनरेगा के अंदर जो बेनिफिशरीज हैं उनकी जो अटेंडेंस होगी दिन में 2 बार ऑनलाइन ली जाएगी। उसका रीज़न कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे थे अटेंडेंस को लेके। तो ठीक है, मनरेगा को हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, 2005 का ये एक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। ग्राम पंचायत जो होते हैं इसको रूरल लेवल पे देखते हैं और सेंट्रल लेवल पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखते हैं। ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ये अपडेट था। तो मेन इसमें यही याद रखना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, ये कांगड़ा में आ रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस ऑफ मनरेगा वर्कर्स, राइट। तो इसके साथ हिमाचल स्पेसिफिक ये भी दो चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ग्रोइंग ऑफ हर्ब्स एंड एक्सोटिक प्लांट वेराइटीज अंडर मनरेगा चल रहा है। और धर्मशाला में, हाँ जी बताइए, जरा बताइए क्या था? कैमोमाइल फार्मिंग। ठीक है, कैमोमाइल फार्मिंग चल रही है धर्मशाला में, जिनमें कि मनरेगा के अंदर उनको बेनिफिट मिल रहा है, SHG वुमेन को, सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को। ठीक है, तो चलिए फिर ये था हमारा होमवर्क क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखें तो दोस्तों लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। ठीक है, तो आपने फिर से आज भी वही करना है। होमवर्क क्वेश्चन में तो पार्ट लेना ही है, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि आप इसमें से कौन सा आंसर मार्क कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एन यूज ऑफ एफिशिएंसी NUE is in agriculture fertilizers remains in range of less than 50%। तो स्टेटमेंट कह रही है कि NUE जो N यूज ऑफ एफिशिएंसी है वो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स में अभी तक 50% से कम रहती है। और सेकंड क्या है, नैनो फर्टिलाइजर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन इंक्रीज दी NUE। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, कॉस्ट इफेक्टिव एंड NUE। तो क्या आप इन दोनों स्टेटमेंट से सहमत हैं, किसी एक से सहमत हैं? तो उस बेसिस पे सही जवाब दीजिए। द राइट आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो न्यूज देखते हैं यहाँ पे क्या है। इफको ने कहा है, ठीक है, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने कहा है कि नैनो फर्टिलाइजर्स पर शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, इकोलॉजिकली बेटर हैं दैन ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो देखिए दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए ना थोड़ा सा हमें इसको टेक्निकली समझना पड़ेगा। एक जब हम फर्टिलाइजर को फील्ड में डालते हैं तो कितना परसेंट उसका नाइट्रोजन जो है एक्चुअली में जाके प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है, प्लांट को बेनिफिट मिल रहा है उस फर्टिलाइजर से, उसको कहते हैं एन यूज ऑफ एफिशिएंसी, जिसका की शॉर्ट फॉर्म है NUE। तो अभी तक के केमिकल फर्टिलाइजर्स में ये 50% तक मुश्किल से पहुंच पाता है। ठीक है, रेंज रहती है 50% से कम की। तो मतलब आप सोचिए जरा, आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं और उसका सिर्फ आधा ही प्रतिशत जो है वो प्लांट तक पहुंच पाएगा। तो इस रीजन से दो नुकसान है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, क्यों? क्योंकि आप खरीदेंगे ज्यादा, बेनिफिट कम मिल रहा है उसका। और सेकेंडली एनवायरमेंट को भी नुकसान है, जितनी चीज एनवायरमेंट प्रोड्यूस करके दे रहा है हम उसको उतना एफिशिएंटली यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो नैनो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली उसी जगह पर टारगेट हो जाता है जहां पर उसकी प्लांट की आवश्यकता है उस फर्टिलाइजर में। इसको हम कहते हैं स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो इस स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम से एफिशिएंसी जो है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो यूजेज कम होगी, यूजेज कम होगी तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, और हमारे एनवायरमेंटल जो हमारा नुकसान होता है इतने ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने का, वो भी कम होगा। ठीक है, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर से डैमेज टू सॉइल स्ट्रक्चर, मिनरल साइकिल, ये सब जो नुकसान हो रहे हैं ना, ये भी ओवरकम किए जा सकते हैं बाय द यूज ऑफ नैनो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो नैनो फर्टिलाइजर्स अगर आपको दिमाग में आते हैं ना तो सब पॉजिटिव्स ही आने चाहिए दिमाग में। ठीक है, विच इंक्लूड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इंक्रीज एंड डायरेक्टली टारगेटिंग द पॉइंट बाय द स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द एनुअल मीटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी इन जनवरी 2022, which of the following districts of हिमाचल प्रदेश has been adjudged the first prize? तो पहला प्राइज किसको मिला है बाय दी स्टेट रेड क्रॉस सोसाइटी? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है? क्या ऑप्शन है? सोलन, कुल्लू, मंडी या चंबा? द राइट आंसर फॉर दिस इज कुल्लू। ठीक है, तो न्यूज ये है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला है बाय द हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर असेसमेंट्स करी थी, जिस बेसिस पर कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी को फर्स्ट प्राइज मिला है। तो यहाँ पे उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स मेंशन्ड हैं। ठीक है, 4.84 करोड़ उन्होंने लगाया है, 16,550 बेनिफिशियरीज अंडर वेरियस स्कीम्स रन बाय दिस सोसाइटी इन 5 years। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। इस स्कीम के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या थे? नेचुरल कैलामिटीज के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है लोगों को, ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप्स एंड कैंप्स फॉर एल्डरली एंड वुमेन। ठीक है, तो ठीक है, ये चीज है, आपको ध्यान रखना है कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ग्रैब्ड द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द WEF एजेंडा ऑन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ही प्रपोज्ड टू अडॉप्ट द 3P अप्रोच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3P? ऑप्शंस क्या है? प्लास्टिक, प्रो, प्लैनेट या पीपल। सो द राइट आंसर, अगर आपको 3P पता है तो आप इसका आंसर जानते हैं। 3P स्टैंड फॉर प्रो, प्लैनेट, पीपल। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा न्यूज को कवर करते हैं हम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवॉस एजेंडा 2022 कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, थीम सेटिंग फॉर WEF एजेंडा ऑन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विल सी गवर्नमेंट एंड कोऑपरेट लीडर्स टॉक अबाउट क्रिटिकल ग्लोबल चैलेंजेस, जिनमें से कि एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो एजेंडा 2022 विल लॉन्च इनिशिएटिव्स मेंट फॉर एक्सेलरेटिंग मिशन टू नेट जीरो एमिशंस। तो ठीक है, COP26 में हमने बोला है कि बाय 2050 हमें नेट जीरो तक पहुंचना है पूरे दुनिया को। इंडिया ने ये टारगेट लिया है बाय 2070। ठीक है, तो 3 मेन एरियाज ऑफ कंसर्न इन द समिट वर क्लाइमेट एक्शन, पैंडेमिक रिकवरी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल रेजिलियंस। ठीक है, तो ये 3 मेन एरियाज ऑफ कंसर्न थे। नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचना, इसको एक्सेलरेट करना एजेंडा 2022 का मेन पार्ट था। ठीक है, तो इसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एड्रेस की हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ऑन डेवॉस एजेंडा, जिसके अंदर उन्होंने प्रपोज किया प्रो, प्लैनेट, पीपल अप्रोच। ठीक है, P3 अप्रोच, इसको हम याद रखेंगे, प्रो, प्लैनेट, पीपल अप्रोच। तो इसके साथ हमें थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में यहाँ पे हल्का सा रिवाइज करते हैं। एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा में बेस्ड है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, फाउंडर कौन थे? क्लॉस श्वाब इन जनवरी 1971। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑक्सफैम हैज रिकमेंडेड इंडियन गवर्नमेंट टू इम्पोज अ 5% सरचार्ज ऑन द richest 10% of the population. India now counts more millionaires than France, Sweden and Switzerland combined। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। बताइए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इट इज बोथ आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो सबसे रिच लोग हैं उन्होंने अपने पैसे दुगने कर लिए हैं ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस। ठीक है, तो ये सुनने में बहुत ही मतलब एक सेकंड के लिए लगता है कि कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसका रीजन ये है, देखिए दोस्तों, जो कमोडिटीज के प्राइस हैं जो, ठीक है, वो बढ़ गए बहुत ज्यादा, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ गए। ठीक है, स्टॉक मार्केट हमें पता है कितनी बड़ी है। ठीक है, कमोडिटीज के प्राइसेस कितने बड़े हैं, जो क्रिप्टो करेंसीज थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, और कुछ ना कुछ हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो हमारी डेवलपमेंट रही है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में भी प्राइसेस बढ़े हैं। तो उस वजह से क्या है, जो रिच लोग हैं उनके पास ये सारे एसेट्स उन्होंने ले रखे होते हैं, तो उसके अंदर जब इन्फ्लेशन आई, उनके अंदर जब रेट बढ़े तो उनका वहां पे फायदा हुआ। बट ऑन दी अदर हैंड जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, लास्ट ईयर देखा गया था, जो अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज थी, दैट वॉज अराउंड 15%। तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि डिसबैलेंस सिचुएशन बन रही है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑक्सफैम ने बोला है कि गवर्नमेंट 1% सरचार्ज, तो यहां पे स्टेटमेंट वो क्यों गलत है, क्योंकि 1% सरचार्ज रिकमेंड किया है ऑन द रिचेस्ट 10% ऑफ द पीपल टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो यहां पे 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। पहली बात तो 1% सरचार्ज सजेस्ट किया गया, रिकमेंड किया गया है ऑन 10% रिचेस्ट पॉपुलेशन, एंड वो स्पेसिफिकली हमें बता रहा है कि वो कहां पे इंप्लीमेंट होना चाहिए,
हेल्थ एंड एजुकेशन में ही वो पैसे लगने चाहिए, ठीक है। और इसके साथ जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, इंडिया नाउ काउंट्स मोर बिलियनर्स, ठीक है। तो देखिए जी, बिलियनर्स इंडिया में फ्रांस, स्वीडन और स्विट्जरलैंड को मिलाकर उससे भी इस वक्त ज़्यादा हो रखे हैं, ठीक है। तो ये इसमें से मेन जो आपका, मैं कहूँगा कि जो न्यूज़ का हमने निचोड़ निकाला है वो ये है कि इंडिया के जो रिच लोग हैं उन्होंने अपने पिछले एक ये हमारे कोविड क्राइसिस के अंदर पैसे अपने दुगने कर लिए हैं, और वहीं पर पुअर के अंदर जो हमारे जो दूसरी क्लासेस हैं सोसाइटी की, उनको और ज़्यादा इश्यूज उनके बढ़ रहे हैं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन और वर्स हो रही है। तो इस डिसबैलेंस को कम करने के लिए 1% सरचार्ज शुड बी अप्लाइड ऑन 10% पॉपुलेशन, ऐसा ऑक्सफैम का कहना है, जिसने की ये रिसर्च निकाली है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है, राइट। इसके साथ ही एक अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या और सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस चीज के, ठीक है। आप क्या कहते हैं, क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट ला सकती है टू डिक्रीज दिस डिस्पैरिटी अमंग पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इन न्यूज पंडित बिरजू महाराज वॉज अ प्रोफाउंड डैश। क्या ऑप्शंस हैं, पेंटर, तबला प्लेयर, कथक डांसर या फोक सिंगर। तो आपने कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब देना है। इसके साथ साथ आप इसके प्लीज सॉल्यूशंस भी बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन गवर्नमेंट ला सकती है, ठीक है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स एज यू नो विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू टू क्लियर योर प्रीलिम्स एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंग गेटिंग यू द फॉर्डर मटेरियल फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप रोज इस डेली वीडियो का आनंद ले सकें, ठीक है। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे सेशन की। पीडीएफ विल हेल्प यू इन रिवीजन, right, and revision is very important for you to retain in your examination so that you don't mark the wrong answers and you don't waste time on answering just simple questions, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसी क्वेरी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं hello@udtap.co.in, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मैं आपको जवाब दूंगा अगले एक दिन के अंदर, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है देवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।